उस समय सुहानी नहीं थी। बिहार की कहानी की बात हो ऑन करके या हिंदी कहानी की बात हो, अब ऑन हुआ तात्विक दृष्टि ना। में उस कोई समय फर्क ऐसा हो नहीं रहा है। था तो फिर कैसे नहीं होता। कहानी में की अचानक से हो गया। शर्तों पर, कसौटियों पर बोलना कहानी चाहिए। नहीं लिखी जाती। तो बोलना चाहिए ना पहले कहानियां लिखी हम भी जाती ध्यान हैं, नहीं दिए। कसौटियां चूंकि वो तय लगा के होती दिए हैं। थे ना, इसलिए हम ध्यान नहीं दिए। हम इनको भी बोले कि उनको वॉक हो गए। बिहार में अपने परिवेश की, अपने समाज की परछाइयां कहानियों में हैं। मुझे बिहार के कहानीकारों में, जिन्हें पढ़ते हुए, बड़बड़ाते, तुतलाते हुए कहानी लिखने की शुरुआत कर रहा था 70 के बाद, 80 के पहले, उसमें एक बहुत बड़े कहानीकार हुए हैं, बहुत अच्छे कहानीकार हुए हैं मेरी दृष्टि में, प्रतिबद्ध लेखन की दृष्टि से। उन्हें यहाँ कहीं अंडरलाइन नहीं किया गया, मगर जरूरी नाम है। बीच का समर और ब्लैक माखून भगत लिखने वाले विजयकांत को छोड़कर बिहार की कहानी का इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। जिस तरह रोमान के कारण धर्मवीर भारती सर चढ़ कर बोलते रहे थे दशाब्दियों, जिस तरह अपनी भाषा भंगिमा के लिए, अपने काव्यात्मक शिल्प के लिए अपने गद्य में भी प्रभावित करती रही थी महादेवी वर्मा, उसी तरह विचारों से संपन्न कहानियों के लिए, प्रतिबद्ध कहानियों के लिए, जिन पर विमर्श की कई दिशाएं आज चल रही हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण दलित विमर्श के तहत दलितों की ओर से कहानी की इस परिभाषा को साबित करते हुए कि कहानी अंधेरे में एक चीख है, जो कहानियां अपने को सिद्ध करती हैं, वह विजयकांत के पास बड़ी मजबूती से खड़ी। बिहार के कहानीकार बदलते रहे हैं, कहानी का विषय बदलता रहा है, क्योंकि हमारी जिंदगी बदलती रही है, क्योंकि हमारा समय बदलता रहा है। मुलायम भावों से मनोरंजन करने वाली कथा कहानियों से, कला के लिए होने वाले साहित्य से अलग होकर कहानी वैसे वैसे वैचारिक हुई है, समस्या प्रधान हुई है, अपने को खून, पसीने और आंसू से लैस किया है, जैसे जैसे हमारा जीवन गद्यात्मक होता गया, जटिल होता गया है। इसी गद्यात्मक होते हुए जीवन की जटिलता को व्यक्त करने के लिए अपनी पिछली सोच को छोड़कर एक ही कहानीकार ने दूसरी, तीसरी, चौथी कहानी अलग अलग तरह से लिखी है, और बाद में आने वाली पीढ़ियों ने अपने समय को साधा है। निरंतर कहानियां यहाँ पहुंचती हैं हिंदी प्रदेशों में, और यहाँ के लोग लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सराहे जाते हैं, वाद विवाद और संवाद के माध्यम बनते हैं, विषय बनते हैं। बहुत सारे कहानीकार हैं, समय की सीमा 10 या 15 मिनट है, मगर मैं यह दावा नहीं करता कि बिहार में लिखने वाले सभी कहानीकार को इतना अच्छा से मैंने पढ़ा है कि 10 मिनट एक पर बोल सकता हूँ। मगर जिन लोगों को पढ़ा है, उसमें यहाँ बैठे हुए 4-5 लोग हैं, एक जो नहीं हैं, उनकी बात तो मैंने की। दिवाकर जी हैं, जब राजभाषा के लिए मैंने अपनी कहानियां तैयार की थी, पुरस्कार योजना में भेजने के लिए, तो उनके पास उन्होंने समय दिया था, 1-2 घंटा मैं बैठा था उनके यहाँ, खा पीते लौटा था, और मैंने वह संग्रह भेजा था कि छोड़ते लोग नाम से, वह पांडुलिपि पुरस्कृत थी। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उनके उपन्यास हो, कहानी हो, जितना लिखा उन्होंने उतना तो नहीं,
मगर धर्मयुग में किसी जमाने में आने वाली कहानियों से मेरी मुलाकात है। इधर भी जो कुछ लिखा है उसने जो प्रभावित किया मुझे, दाखिल खारिज 35 वर्ष अपने गांव अपने घर से अनुपस्थित होने के बाद जब मैं लौटा तो मूल जमाबंदी में जमीनों को समेटने और अपने नाम कराने की कोशिश में जिस प्रक्रिया से गुजरा, सीओ से कमिश्नर तक, उसमें मुझे लगा कि यह कहानी किस तरह साबित करती है कि वैयक्तिक दुखों के नन्हे से बादल से कब खारा समुद्र हो जाती है रचनाएं, इसे तो किसी विधा के शब्द भी नहीं जानते। प्रामाणिकता चीजों को जब विमर्श की बात होती है तो दलित विमर्श में एक बात कही जाती है कि उसके पहले दलितों के ऊपर स्वानुभूति का कैसे होता, क्योंकि लिखने वाले दलित नहीं थे। लेकिन स्वानुभूत चीजों की तरह उसी डेंसिटी में, उसी घनत्व में चीजों को महसूस करने के बाद जिन हमारे महान पुरखे साहित्यकारों ने दलितों की जिंदगी के काले को रूप को अभिव्यक्त किया, उनकी तरफ से आवाज भी उठाई। उसी के तहत भोगे हुए लोगों ने अपनी जानी हुई प्रामाणिक अनुभूतियां जिसको कहते हैं, उस पर जब कोई लिखता है तो निश्चित रूप से उसमें एक अलग तरह की विश्वसनीयता आती है। हम दिवाकर जी की कहानियों से गुजरते हुए यह महसूस करते हैं कि उसमें एक अलग तरह की विश्वसनीयता है, प्रामाणिकता है और उद्देश्य परकता वातावरण, संवाद, पात्र, शीर्षक जो भी जैसे आकर्षित करता हो या कहानी की रचना विधा में महत्वपूर्ण हो। मेरी दृष्टि में कहानी का एक सबसे बड़ा आकर्षण और एक बड़ी सार्थकता यह भी होती है कि कहानी हमसे खुद को पढ़वा लेती है, जिसे कथारस कहते हैं, जिसे औत्सुक का तत्व कहते हैं। जब हम कोई कहानी शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से बीच में आए हुए अवरोध भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी कि आज मुकदमे की तारीख है मगर वह छूट गया, हम नहीं जा पाए। उसकी सफलता की गारंटी यह भी होती है कि हमें विवश करे कि पलट पलट के हम उस संग्रह की दूसरी कहानी के लिए समय निकाले, वहां बैठे। कविता के रूप में मैं जानता था बिहार की एक बहुत मनीषी, बहुत सक्रिय, बहुत भाषा वैभव से संपन्न, बहुत चुटीले और उपयुक्त संवाद, बहुत सामयिक विषय, जिसे आंदोलन के रूप में विमर्श का नाम दिया गया, स्त्री विमर्श। पूनम सिंह की कहानियां अचानक हमारे हाथ लगी जब यहाँ वहाँ पत्रिकाओं में मैंने पढ़ी। मैं आपको बताऊं कि बिहार की रचनाओं से मैं किसी हिंदी प्रदेश में होता तो मुझ तक पहुँचती भी। पत्रिकाएं जहाँ नहीं मिलती थी उसके लिए मुझे कभी गुवाहाटी और कभी दिल्ली आके दोस्तों के पास रहना होता था, तब समेट के 2-4 लेके मैं शिलांग और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और यहाँ वहाँ जाते थे जहाँ हिंदी पुस्तकालय जलाए जा रहे थे, जहाँ हिंदी में बात करने वाले काटे जा रहे थे। उन तरह के उस सिचुएशन को हमने अपनी कहानियों में डाला है, जिसे नारायण सिंह ने अंडरलाइन किया। वहाँ का नैतिक भूगोल है, वहाँ की परिस्थितियाँ वगैरह। मैं पूनम जी की बात कर रहा था तो यह शायद पहली बार हुआ था कि यहाँ से दिल्ली पहुँचने की राजधानी ट्रेन की यात्रा में मैंने 2 बार इनके दोनों संग्रह पढ़े और आज भी मैं तय नहीं कर पाया हूँ उसमें कौन सी कहानी सबसे अच्छी थी। जब हम स्वानुभूति की बात करते हैं तो हम अपने पर सवाल उठाते हैं कि कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले एक आदमी की बेबसी और नींबू की तरह 8 से 10 घंटे की ड्यूटी में किसी व्यक्ति को निचोड़ लेने का दम इस कॉर्पोरेट को होता है, बगैर वहां कदम रखे पूनम सिंह ने वह अनुभव इतनी ही विश्वसनीयता से कैसे अर्जित किया। मेरा मतलब यह है कि जरूरी नहीं है मैं विमर्श की तरफ अंगुली उठा रहा हूं
नाम है, काठ का स्वाद वही पहचान सकता, वो घोड़ा पहचानता होगा, मगर घोड़ा आदमी की तरह चेतनशील नहीं है। व्यक्ति बिना काठ का लगाम पहने ही काठ का स्वाद पहचान सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पूनम सिंह जैसे बिहार के बहुत सारे कहानीकार, निरसंस लिखने वाले बैठे हैं बंधु, आप सब जानते हैं। तो कभी उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई, उनके समय की परिधि में घटित हुई घटनाएं नहीं हैं, मगर वे लिखते हैं तो उतने ही विश्वसनीय लगते हैं। ऐसी कथा नहीं लिखी जाती। पूनम जी ने बहुत अलग अलग तरह के अनुभवों की कहानियां लिखी। चिटा गया है, मगर बहुत सारे जरूरी नामों में दो बहुत जरूरी नाम हमारे सामने बैठे हैं। कविता मैडम स्त्री के अंतर्मन की कहानियां लिखती हैं। उसमें सदियों से दलित, सदियों से पीछी हुई, सदियों से सेकेंडरी सिटीजनशिप जीती हुई उन स्त्रियों का जमा हुआ दर्द है, जो समय के शताब्दियों समय गहवर से निचुड़ता हुआ आकर जैसे ठोस हो गया है। उसके भीतर की उसकी मांग, उसकी बेचैनी, पीछे छूट चुके हकों को प्राप्त करने की कोशिश और पुरुषों की तरह जीने की आजादी की छटपटाहट उनकी कहानियों में मिलती है। सौभाग्य है कि दंपति दोनों ही से तहत हैं दो दिशाओं में। राकेश तिवारी जी पूरी तरह उत्तराधुनिकता के समानांतर चलते हुए उसके पार जाते हैं, उसका अतिक्रमण करते हैं, और टेक्नोलॉजी पूरी तरह जिंदगी को जिस तरह घेर चुकी है उसी के